ने ऐसे पूछा यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने। तो अचानक आतंकी हमला हुआ, तो इसमें मेरे फादर को हाथ में गोली लग गई। तो जो मेरे देवर है उनको गोली लगी हुई है। जो घटना में जिनको गोली लगी है वो शुभम द्विवेदी मेरे चचेरे भाई हैं। और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो हमने जो देखा था मतलब वहाँ पे उनकी मतलब जो जख्मी थे, हमने भी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला आप इनको लेके जाओ, नीचे कंधे पे लेके जाओ, आप इनको अस्पताल पहुँचाओ। फिर उनको रास्ते में पानी पे दिलासा दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम साथ में। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पहलगाम एक ऐसी जगह है जहां लोग खुशी और सुकून की तलाश में आते हैं। कश्मीर के उन नज़ारों में शांति की एक अलग ही कहानी छिपी हुई है। लेकिन उसी पहलगाम की वादियों में 22 अप्रैल 2025 को जब लोग अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, वहीं आतंकियों ने हमला बोल दिया। यह हमला केवल एक घटनाक्रम नहीं था, बल्कि ये हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं की विफलता थी। हमारे राजनीतिक सिस्टम की असंवेदनशीलता और हमारे सुरक्षा बलों की तैयारी की पोल खोलने वाली घटना बन गई। 26 लोग मारे गए, 20 से ज़्यादा घायल हुए। और क्या मिला सरकार से? सिर्फ बयान और आश्वासन। आज हम बात करेंगे पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किसकी है। क्या केवल आतंकी ही इसके जिम्मेदार हैं, या फिर यह हमारे सिस्टम, सरकार और सुरक्षा बलों की असफलता का परिणाम है? यह हमला एक शातिर और सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। 22 अप्रैल 2025 सुबह का समय था, जब एक ग्रुप टूरिस्ट पहलगाम के पास घुड़सवारी करने निकला था। तभी आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। यह हमला एक कांवड़ यात्रा जैसी किसी साधारण घटना को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि आतंकवादियों ने इसे एक बड़े पैमाने पर अंजाम दिया। ताज्जुब की बात यह है कि इस हमले को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए हथियारों का बारीकी से चुनाव किया गया था। AK-47 राइफल्स और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जो यह साबित करता है कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह था। हमले के दौरान जो हुआ वो लगभग 15 से 20 मिनट तक चला, और इस दौरान ना तो स्थानीय सुरक्षा बलों की तुरंत प्रतिक्रिया थी और ना ही कोई ठोस योजना थी कि आतंकी कैसे पकड़े जाएं। तब सवाल उठता है, क्या इस हमले के लिए कोई पूर्व चेतावनी मिली थी? क्या हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम ने यह जानकारी पहले से दी थी? पहलगाम हमले के बाद जो पहला सवाल उठता है वो यह है कि क्या सरकार और सुरक्षा बलों को इस हमले की जानकारी पहले से थी? क्या हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो ऐसे हमलों को रोक सके? सच यह है कि एक सप्ताह पहले ही जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने यह बयान दिया था कि आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं। इसकी चेतावनी को हल्के में लिया गया। हमारे देश की खुफिया एजेंसियां, जो आमतौर पर समय से पहले रिपोर्ट करती हैं, क्या वे इस हमले की संभावना को भांप नहीं पाईं? क्या यह हमारी सुरक्षा प्रणाली की विफलता नहीं है? हमारे पास अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन और इंटरनल सिक्योरिटी की टीम मौजूद है, तो फिर कैसे ये आतंकवादियों के लिए इतना आसान हो गया कि वे सरेआम हमला कर सके? क्या यह हमारी सशस्त्र बलों के साथ कोऑर्डिनेशन का मुद्दा था? क्या हमारी सूचना साझा की प्रणाली में कोई कमी है? पहलगाम कश्मीर का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पहलगाम कश्मीर का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी इस हमले को क्यों होने दिया? यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती, पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस की भारी मौजूदगी थी, लेकिन फिर भी आतंकवादियों ने ऐसे हमला किया। क्या यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमज़ोरी है? क्या हमारा सुरक्षा ढांचा कमज़ोर पड़ा है? हमले के बाद कई सुरक्षा जानकारों का मानना था कि हमारे जवानों के पास ना तो पर्याप्त संसाधन थे और ना ही उचित ट्रेनिंग। कुछ समय पहले ही सरकार ने यह स्वीकार किया था कि CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 83,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। क्या इस कमी के कारण हमलावरों को मौके मिले? अब बात करते हैं कश्मीर के राजनीतिक माहौल की और सरकार की नीतियों की। 2019 में जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द किया, तब उन्होंने यह दावा किया था कि इससे कश्मीर में शांति और विकास आएगा। लेकिन असल में क्या हुआ? क्या कश्मीर में शांति आई? क्या कश्मीर के लोगों का विश्वास केंद्र सरकार पर बढ़ा? नहीं। कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हिंसा और संघर्ष ने यह साबित कर दिया
कि सरकार की नीतियां फेल हो गई हैं। युवाओं का नाराज़ होना, बढ़ती बेरोजगारी और बाहरी हस्तक्षेप, यह सब कश्मीर में अस्थिरता को और बढ़ाते हैं। क्या 370 हटाने से जो आशाएं थीं वो हकीकत में बदल सकीं? क्या इन नीतियों के चलते कश्मीर की ज़मीन पर सरकार और सुरक्षा बलों के बीच कोई तारतम्य है? पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से हमेशा की तरह बयान आए, लेकिन क्या पाकिस्तान पर भारत का दबाव बन पाया? क्या हमें पाकिस्तान को आंतरिक रूप से अलग थलग करने में कोई सफलता मिली? क्या हमारे कूटनीतिक प्रयास पर्याप्त थे? UN, OIC जैसे मंचों पर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पर दबाव डालता है और हमें बार बार जवाब देना पड़ता है। क्या हम पाकिस्तान से लड़ते लड़ते अपनी घरेलू समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं? जब हम मीडिया की बात करते हैं तो पहलगाम जैसे हमलों को लेकर उसकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या मीडिया ने इस घटना को उतना गंभीरता से लिया जितने की ज़रूरत थी? क्या हमारी मीडिया ने सरकार से जवाबदेही मांगी? क्या मीडिया ने जनता को यह बताया कि हमारे सुरक्षा बल कितनी मुश्किल में काम कर रहे हैं? क्योंकि अंत में अगर मीडिया नहीं बोलेगा तो यह सब सवाल हवा में उड़ जाएंगे। सरकार को तुरंत इस तरह के हमलों को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है एक सशक्त और सक्रिय इंटेलिजेंस नेटवर्क का निर्माण करना। दूसरा, पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाना। तीसरा, कश्मीर में स्थानीय युवाओं के साथ संवाद बढ़ाना और उनके मुद्दों को समझना। कश्मीर में शांति और स्थिरता की दिशा में हमें फिर से सोचना होगा। हम केवल बयानबाजी और तत्कालिक उपायों से कश्मीर की स्थिति नहीं सुधार सकते। हमें एक मजबूत दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है। पहलगाम हमला न केवल कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह एक बड़ा उदाहरण है हमारे देश में अंदरूनी खामियों की ओर इशारा करता है। हमें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सिर्फ जवाबदेही नहीं बल्कि ठोस कदम भी उठाने होंगे। आखिरकार हम सभी नागरिक हैं और हमारा हक है कि हम जानें कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भी सवाल करें। पहलगाम जैसी घटनाएं हमारे समाज और सुरक्षा को खोखला करती हैं, लेकिन अगर हम सच जानेंगे और उसे बदलने की आवाज़ उठाएंगे तो शायद हम बदलाव ला सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।